नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास का भी एक खंड आधुनिक भारत का इतिहास, और उसी के आगे के चरण में हम बात करेंगे आज साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में बात करेंगे। हम बात करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। तो हम आज बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों में भी हम वेली दिल्ली की सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा अपनी चालू करते हैं सहायक संधि प्रणाली से। सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा चालू की गई थी? तो वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है। तो सहायक संधि प्रणाली क्या है भाई, क्या है ये देखेंगे हम। इसी में हम इनकी विशेषता देखेंगे, विशेषता की क्या थी, इसके प्रावधान क्या थे, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। इसी में फिर हम आगे चल के मूल्यांकन भी देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएंगे, इनकी विशेषताओं से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे यूपीएससी पीएससी में, ठीक है। यहाँ से इनकी विशेषताओं में से पीएससी और वनडे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका जो मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन में पीएससी और यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन लिखने की दृष्टि से इसका मूल्यांकन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो सैनिक सहायता, राज्य को सैनिक सहायता देने के बदले आर्थिक धन की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, ये सब करना। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर था एक डुप्ले, आपको याद आ रहा होगा डुप्ले, इसने प्रारंभ किया था क्या कि भाई सैनिक सहायता देने के बदले आर्थिक धन की प्राप्ति, आर्थिक मतलब अपना आर्थिक लाभ लेने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, डुप्ले ने प्रारंभ किया था, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके पश्चात इसी प्रक्रिया को आगे क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया, ठीक है। लेकिन सहायक संधि प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई, इस चीज को याद रखिएगा, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, सहायक संधि प्रणाली। तो इसका ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक मतलब सैनिक सहायता देने के बदले आर्थिक लाभ की जो पद्धति थी किसने प्रारंभ किया? तो भाई डुप्ले ने किया था। अवध के संदर्भ में इसको क्लाइव ने आगे बढ़ाया। लेकिन सहायक संधि प्रणाली वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई। एक सैनिक सहायता देने के बदले धन की प्राप्ति करना, राज्य पर नियंत्रण करना, राज्य पर हस्तक्षेप करना, ये सब प्रक्रिया इसके अंतर्गत की जाती थी। जैसे इसके प्रावधान या इसकी विशेषताएं देख ले, तो इसके हम एक पहले पॉइंट में बात करते हैं कि जिस भी राज्य के साथ ही सहायक संधि प्रणाली लागू होती थी, जो भी इसको स्वीकार करता था, तो उस राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, ठीक, उस संबंधित राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाएंगी। ये ब्रिटिश सेना उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाती है, क्योंकि उसके साथ संधि की उन्हें सहायक संधि सहायता करेंगे, तो उसके सुरक्षा सहायता के लिए ब्रिटिश सेना संबंधित राज्य में रखी जाती है। और इस सेना का जो भी खर्च है, तो ये खर्च भी अंग्रेज लोग उसी राज्य से वसूलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखते चलिएगा। तो ब्रिटिश सेना संबंधित राज्य में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए, जिस राज्य के साथ सहायक संधि प्रणाली लागू की गई है, जिस राज्य ने इसको स्वीकार किया है, तो उसकी जो विदेश नीति है, विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण, ठीक है, कि वहां उसकी विदेश नीति ये तय करेंगे कि किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं, किसके साथ व्यापार करना है, नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें कौन तय करेंगे? अंग्रेज तय करेंगे। तो जिस राज्य ने सहायक संधि प्रणाली स्वीकार कर ली है, तो उसकी विदेश नीति भी अंग्रेजों के कब्जे में, ठीक है। विदेश नीति की बात हो रही है, मतलब बाह्य मामला इनका, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात की जाए, तो संबंधित राज्य जिसने सहायक संधि प्रणाली स्वीकार की है, तो वो राज्य अपने
जब भी नियुक्ति करेगा तो नियुक्ति पर भी इन्हीं का अधिकार, नियुक्ति पर भी अंग्रेजों का अधिकार। जैसे अपने पद पर किसी अंग्रेजों के दुश्मन या अंग्रेजों के विरोधी उसको नियुक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई नियुक्ति पर इनका अधिकार है, ये उनको करने ही नहीं देंगे। अंग्रेज जिसको चाहेंगे उसी को नियुक्ति में भागीदारी इनकी स्वीकृत होगी। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे चौथे पॉइंट पे बात किया करें इसके, तो ये तो होगी नियुक्ति की बात, विदेश नीति की बात, ब्रिटिश सेना की बात। उस संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि भी नियुक्त करने की बात की इनने। ठीक है, ये तो जैसे उनके राज्य में कोई पदाधिकारी हो गए, वो अपने मर्जी से कोई नियुक्ति करना चाहते हैं, तो उन सब में भी अंग्रेजों की स्वीकृति जरूरी है इनके लिए, जिसने ये संधि स्वीकार कर ली है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रतिनिधि को उस राज्य में नियुक्त करने की बात। ठीक है, ये भी इसका एक प्रावधान है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट पांचवा, इसमें कहा गया कि जिस राज्य के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रणाली लागू की है, ठीक है, जिसके साथ इनकी सहायक संधि हुई है, जिस राज्य ने इसको स्वीकार किया है, तो उस राज्य के आंतरिक मामले में अंग्रेजों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम्स में ऊपर वाले तो चलिए ठीक है, ये जो पॉइंट है तो ये सीधे सीधे हैं, इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं की बात है, तो लोगों को लगता है हस्तक्षेप नहीं, ये तो कुछ बन नहीं रहा है, तो कथन में आ जाता है कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसके प्रावधान में। तो उनको लगता है कि भाई हस्तक्षेप कैसे नहीं करेंगे, सहायक संधि किए हस्तक्षेप करेंगे, चलो सही है, वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये प्रावधान था इस संधि का। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब जैसे हम देखें आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, तो जो सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्यों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य ने कब सहायक संधि प्रणाली स्वीकार की, किसने की, किसने नहीं की। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इस पर भी देख लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य की बात करेंगे। इसमें जैसे हम देखेंगे हैदराबाद 1798 में ये सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें मैसूर की, तो इसने कब स्वीकार किया, तो ये करता 1799 में। देखिए हम क्रम से लिखाते चल रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, हम इधर उधर भी लिखा सकते हैं, लेकिन हम जो भी चीज लिख रहे हैं उसका एक क्रम है, ताकि आपको समय से और सही क्रमबद्ध तरीके से आपको चीजें याद होती चले। ठीक है, इसीलिए हम क्रमबद्ध तरीके से याद कराते चल रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें याद होने में कठिनाइयां होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आसानी से ये चीजें याद होते चले। ठीक है, तो जैसे हैदराबाद के साथ सहायक संधि प्रणाली कब स्वीकार की इसने, कब की गई, तो ये 1798 में, मैसूर 1799 में। इसके बाद अवध की बात करें तो अवध 1801 में। ठीक है, उसके बाद पेशवा ये 1802 में। ठीक है, और देखिए हम जैसे मैसूर, अवध, पेशवा, हैदराबाद ये सब पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ये नाम लिख दे रहे हैं, आप ऐसा ना सोचे, क्योंकि हमने इन सब के बारे में पूरी डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता के हम आपका और अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे आपको जानना है कि किस प्रकार से विलय हुआ इनका, ठीक है, कैसे सहायक संधि हुई, इस संधि के नाम क्या थे, जो भी है इससे प्रावधान क्या थे, जो भी चीजें आपको देखनी है तो इससे पहले वाले वीडियोस में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो मैसूर के साथ 1799, अवध के साथ 1801, पेशवा के साथ 1802। इसके बाद आता भोसले,
तो भोसले, तो भोसलों के साथ का 1803। ठीक, इसके बाद आते हैं सिंधिया, तो सिंधिया के साथ 1804। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा, देखिए भोसले बता दिए, सिंधिया बता दिए, पेशवा बता दिए, होलकर कहीं छूट रहा है। मन में आना चाहिए भाई, होलकर भी था उस टाइम, हमने देखे थे कुछ संधि हुई थी लगातार 2-3 संधि, तो उसमें होलकर थे, वो दूसरी संधि थी। तो वो वाली चीज आप पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। तो जो होलकर की बात है, तो ये होलकर ऐसे थे, इन्होंने सहायक संधि को कभी स्वीकारा ही नहीं, इन्हें स्वीकार ही नहीं किया, सहायक संधि प्रणाली को इन्हें स्वीकारा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें स्वीकारा नहीं। ठीक है, आप इस कथन को याद रखिएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस में ऐसा दे देता है कि जैसे बोल दिया कि निम्न में से किस राज्य ने सहायक संधि प्रणाली स्वीकार नहीं की, ऑप्शन दे दिया मैसूर, अवध, पेशवा, होलकर। अब आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे आपका 1 नंबर दे जाएगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का 2 नंबर दे जाएगा। तो इन सब चीजों को याद रखिए, होलकर ने कभी सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन में इस टाइप से भी दे सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, और पूछ लेगा किसने स्वीकार की नहीं की, तो इन सब चीजों को अपने को ध्यान रखते चलना है। ठीक है, ये तो बात हो गई सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य की। इसके बाद हम बात करें जैसे इसके मूल्यांकन की, इसमें हम बात करेंगे लाभ और हानि। ठीक है, तो भाई लाभ और हानि, किसको लाभ किसको हानि, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, लाभ किसको होगा, कंपनी को लाभ होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कंपनी को लाभ होगा। ठीक है, कंपनी को लाभ, क्या लाभ हो रहा है ये देखना। हानि किसको होगी, सहायक संधि कर रहे हैं ये, इससे ब्रिटिश कंपनी को लाभ हो रहा है, तो हानि किसको होगी, जिसके साथ संधि कर रहे हैं, तो भारतीय राज्यों को हानि। भारतीय राज्यों को क्या हानि हुई। ठीक है, ये हम मूल्यांकन में देखेंगे। जैसा कि हमने अभी देखे मतलब विशेषताओं में देखे, उसके प्रावधान कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, उसमें देखिए कि कंपनी जिस राज्य के साथ सहायक संधि प्रणाली कर रही है, ठीक है, तो वहां पर इन्होंने अपनी सेना एक रखी हुई है, उस सेना का खर्च किससे वसूल रहे, उसी राज्य से वसूल रहे हैं। तो भाई इनका तो एक लाभ हो गया कि उस सेना का खर्चा बच गया, इनका खर्च जो है बच गया, कम खर्चे में इनकी सेना तैयार हो गई। ठीक है, दूसरी बात, उस राज्य से इन्होंने वहां पर अपनी सेना रखी हुई है, उस राज्य के पास खुद की सेना नहीं है। ठीक है, निशस्त्र हो गए वो, निशस्त्र हो गए वो, जिस राज्य के साथ सहायक संधि प्रणाली हुई वो निशस्त्र हो गए। अब वो निशस्त्र हुए हैं राज्य, निशस्त्र, तो देसी राज्य तो कमजोर हो गए, देसी राज्य जो है कमजोर हो गए। अब ये इनके पास शस्त्र नहीं है, इनकी सेना लड़ना उड़ना नहीं जान रही, क्योंकि सेना तो इन्हीं ने रखे हुए हैं वहां पर। तो जब भी जो इनको इस राज्य से कोई खतरा नहीं है, अब इनको पता है कि इनकी शक्ति कमजोर हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से इनके कंपनी के लिए लाभ ही लाभ है। तो ये सब चीजें पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट को नोट करते चलिए, लिख लीजिए। इसके अलावा जैसे देखे भारतीय राज्यों को क्या हानि हुई, अब इनको लाभ हुआ तो किस, देखिए अब किसी के पास जैसे 100 रुपए है, भाई किसी को 80 रुपए मिल गए तो अगले वाले को 20 ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि उसको भी 80 मिल जाएंगे। कोई भी चीज है, कोई भी खजाना है, या कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, एक लिमिटेड मात्रा में है, तो उसकी लिमिटेशन है कुछ। किसी ने वहां से ज्यादा ले लिया है तो बचा कम है, तो कम वाला ही मिलेगा उसको। तो सीधी सी बात है, कंपनी को लाभ हुआ है तो इसको होगी हानि, इसको लाभ हुआ है इसको हानि, इसको क्या हानि हुई तो ये जैसे ब्रिटिश सेना का खर्चा उठा रहे हैं तो इनको आर्थिक हानि हो गई पहले तो। ठीक है, आर्थिक हानि, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए ये राज्य। अब आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो यहाँ पर जो हस्तशिल्प उद्योग चल रहा है, मतलब हाथ से बनाने वाले जो वस्तुएं रहती है उनका उद्योग चल रहा है, मतलब उनके कारीगर जो है, इन सब का संरक्षण किया करते थे भारतीय राज्यों के जो शासक होते थे। ठीक है, तो भारतीय राज्यों के जो शासक थे वो संरक्षक की भूमिका निभाते थे।
भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों में, लेकिन अभी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, तो ये संरक्षक की भूमिका से भी बाहर आ गए। अब ये संरक्षण नहीं दे पा रहे, इनके पास इतना अर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये उत्तरदायित्व जो था इनका, राज्य के प्रति एक उत्तरदायित्व था पहले कि हमारे पास सेना है, सब कुछ है, हम पूरा कार्य संचालन संभाल रहे हैं, तो ये मतलब जनता के प्रति एक उत्तरदायित्व की भावना थी इनके अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इनकी उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। अब इनको कोई विद्रोह का भय नहीं रहा। ऐसा नहीं कि जनता विद्रोह करेगी, हमारे राज्य छीना जाएगा, तो ये सब चीजों का भय नहीं रहा। इनको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके पास सेना है, तो जब भी विद्रोह होगा ये कुचल देंगे। तो शासक के अंदर से उत्तरदायित्व की जो भावना थी वो भी समाप्त हो गई है। तो ये भारतीय राज्यों को हानि हुई और कंपनी को इसका लाभ हुआ। तो ये चीज हमने देखे सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत। सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये अपना वेलेजली के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद उसकी विशेषताएं देखी हमने, मूल्यांकन में लाभ हानि ये चीज देखी, प्रमुख राज्यों के साथ सहायक संधि प्रणाली किसने स्वीकार की, किसने स्वीकार नहीं की, नहीं करने वाला होल्कर था, ठीक है। तो ये इन सब चीजों पे हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे डलहौजी पर, डलहौजी की हड़प नीति। तो हम बात कर रहे थे, अब इसके बाद डलहौजी पे बात करेंगे कि डलहौजी की क्या नीति थी, ठीक है। हाँ भाई, तो हम बात करेंगे अब डलहौजी पर, डलहौजी की नीति क्या थी, ठीक है। तो हम बात करेंगे डलहौजी। डलहौजी की नीतियाँ, डलहौजी की क्या नीतियाँ रही, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डलहौजी का समय क्या रहा, डलहौजी का कालखंड क्या था, इस पर देख लेते हैं। जैसे इसके बाद हम इसकी नीतियों पर भी बात करेंगे, क्योंकि नीतियाँ जानने से पहले ये भी तो पता हो कि भाई ये कब से कब तक इंडिया में रहा। तो ये 1848 से 56, ये 1848 से 56 तक भारत में रहता है गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। और ये समय कब का चल रहा है ये आपको बताते हैं। ये विलय विस्तार का समय चल रहा है। जैसे 1813 से 1858 ये जो समय है, ये ब्रिटिश नीति के अंतर्गत विलय विस्तार की नीति का समय चल रहा है। विलय विस्तार, विलय विस्तार की नीति का समय चल रहा है, ठीक है। जैसे इससे पहले एक चरण और रहता है 1757 से 1813, इसको बोलते हैं जैसे 3 चरण में होता है ये, तो ठीक है। तो ये इसमें से पहला चरण, ये दूसरा चरण, आगे का हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखते चलेंगे, हम इसको बता दे रहे हैं। तो 1757 से 1813 के समय को बोलते हैं घेरे की नीति का समय। इस समय ये घेरे की नीति अपनाते चलते हैं, मतलब जो संबंधित राज्य रहते हैं, इंडिया के जो राज्य है, इनको विलय नहीं करना है, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नहीं। लेकिन ये विलय विस्तार की नीति में क्या है कि विलय करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विलय करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विलय करना है। क्यों करना है, इसके पीछे का कारण भी हम बताते हैं आपको। जैसे इस टाइम में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ये सब चल रही है, तो वहाँ पर चाहिए इनको कच्चा माल, ठीक है। इनको चाहिए कच्चा माल। अब कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? इंडिया से मिलेगा। और जब तक छोटे छोटे राज्य अलग अलग इनकी स्थिति है, ठीक है, सब संप्रभु है, इनका सबका अपना अपना शासन चल रहा है, भाई यहाँ से कच्चा माल कैसे ले जाने दे देंगे? ये ले जाने भी देंगे तो करे माल भाड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये विलय विस्तार की नीति प्रारंभ करते हैं, ताकि कच्चे माल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाए। कहाँ? ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति चल रही वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए भी विलय विस्तार की नीति इन्होंने अपनाई। फिर ये कच्चा माल जाएगा
अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल गया है, वहाँ पर कच्चे माल का प्रोसेस हुआ, फिर ये बना। तो भाई वो जो बनी हुई वस्तुएं हैं उसको बेचने के लिए बड़े बाजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ रही है इनको, कच्चे माल की आवश्यकता, फिर बड़े बाजार की आवश्यकता। इन्हीं सबको देखते हुए 1813 से 1858 के बीच विलय और विस्तार की नीति अपनाया गया, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेंगे इसका, तो उससे बड़ा बाजार तैयार होगा, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बड़े बाजार तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको काफ़ी इससे सहूलियत होने वाली है। ठीक, तो ये समय चल रहा है, देखिए इसी समय में यहाँ पर डलहौजी भी गवर्नर जनरल बन के आता है। तो भाई जो ऊपर से नीति बनी हुई है उसको फॉलो करेगा डलहौजी। यहाँ पर ब्रिटिश संचालक मंडल रहता है, तो उसके द्वारा भी ये कहा जाता है कि भारत में किसी भी प्रकार के ऐसे अवसर न छोड़े जाए जहाँ से अधिकतम कर की प्राप्ति हो सके, और ऐसा कोई भी अवसर न छोड़ा जाए जहाँ से मतलब जो भारतीय राज्य उसको विलय करने का कोई भी अवसर न छोड़ा जाए और अधिक से अधिक कर की प्राप्ति की जाए। ये सब बोला जा रहा है ब्रिटिश संचालक मंडल के द्वारा, ब्रिटेन में स्थित संचालक मंडल है उसके द्वारा ये सब कहा जा रहा है। तो इसी समय पे डलहौजी भी है। तो डलहौजी इसी नीति को आगे बढ़ाने के क्रम में, विलय विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने के क्रम में विस्तारवादी नीति अपनाता है। ठीक है, विस्तारवादी नीति को अपनाता है। तो अब इसकी नीतियां देखेंगे, डलहौजी की नीतियां क्या क्या थी। ठीक, तो इसकी विस्तारवादी नीति क्या थी, हमने बता दिया आपको कि ये नीतियां अपनाने के पीछे के कारण क्या थे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये विस्तारवादी नीति अपनाता है। ठीक है, विस्तारवादी नीति में ये कुछ राज्यों को सीधे युद्ध के माध्यम से पराजित करके, जो मान रहे तो ठीक है, नहीं तो युद्ध के माध्यम से पराजित करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर रहा है। तो कुछ राज्य रहते हैं जिनको युद्ध के माध्यम से, युद्ध के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया जाता है, और कुछ राज्य रहते हैं जिसको शांतिपूर्ण तरीके से या कह लीजिए विधि सम्मत तरीके से, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है। अब युद्ध के माध्यम से किसको मिलाता है, तो पंजाब, याद होगा आपको, नहीं होगा तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, जब पंजाब पर नियंत्रण की प्रक्रिया हमने समझाया था, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो पंजाब को ये 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। इसके बाद एक और बात कर ली जाए तो दक्षिणी बर्मा, जिसको पेगू प्रदेश भी कहा जा सकता है, कहते हैं मतलब दक्षिणी बर्मा या पेगू प्रदेश। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं ये 1852 में, ये युद्ध के माध्यम से मिला रहे हैं, युद्ध करके। ठीक है, पंजाब को, दक्षिणी बर्मा को, जिसको पेगू भी इसका नाम है। ठीक, तो ये तो होगा युद्ध के माध्यम से। अब देखिए शांतिपूर्ण या विधि सम्मत तरीके से, तो इसमें भी दो टाइप की कैटेगरी है। जैसे हम देखिए इसमें तो कुशासन के आरोप में, आपको याद होगा कुशासन के आरोप में, कुशासन का आरोप लगा के किसको विलय कर लिया था इन्होंने, डलहौजी ने, अवध। कब, 1856 में। ठीक है, तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। इसके बाद बात की जाए तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनको इसने अपनी विलय व्यापकता की नीति, जिसको बोलते हैं विलय व्यापकता की नीति, विलय व्यापकता की नीति कहिए, हड़प नीति कहिए, गोद निषेध नीति कहिए, तो इसके माध्यम से कुछ राज्यों को ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता है। अब ये नीति होती क्या है, ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई विलय व्यापकता की नीति, गोद निषेध, ये हो रहा, ये है क्या,
इसके संबंध में कुछ बता देते तो अच्छा रहते। जी बिल्कुल, हम यहाँ बताने के लिए तो आपके सामने उपस्थित हुए, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ये हमारा काम है, ठीक है। तो हम शांतिपूर्ण और विधि सम्मत तरीके में, पहला तो था अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया, उसके बाद अगला था कि विलय व्यपगत की नीति, जैसे को हड़प नीति या गोद निषेध नीति, ठीक है। तो अभी ये होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम, और उसके बाद बात करेंगे कि ऐसे कौन से राज्य थे जिनको इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया इनका, ठीक है। तो जैसे किसी राज्य में कोई महाराज है, राजा है, अब उसका कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक है। पुत्र नहीं है तो आगे वंश कैसे चलेगा। तो मान लीजिए उसने अपने किसी सगे संबंधी चाचा के बेटे को अपना गोद ले लिया है और उसको राजा बनाना चाह रहा है, तो ये अंग्रेज़ों को स्वीकार नहीं है। बोलिए ऐसा नहीं होता है कि किसको गोद लेना है और नहीं लेना है, ये अंग्रेज़ों के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसी नीति है इनकी कि चीज़ को गोद लेना है नहीं लेना है ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे। तो ये नीति में ऐसा ही हुआ, जैसा किसी का पैतृक वारिस नहीं, पैतृक वारिस मतलब वही कि खुद का बेटा नहीं है, ठीक है। तो पैतृक वारिस न होने की स्थिति में जिस राज्य का पैतृक वारिस नहीं है, तो उस राज्य को ये इस नीति के अंतर्गत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लेते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में उस राज्य का विलय कर लेते हैं, ठीक है। यही है गोद निषेध नीति। जैसे कि आपने एक कहानी भी सुनी होगी झांसी की रानी के बारे में, ठीक है। ये नहीं सुनी होगी तो आपने मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में, अभी कुछ दिन पहले तक तो काफ़ी चलते थे कि टीवी में चल रही है झांसी की रानी, ठीक है। तो ये वाले सीरियल भी देखे होंगे, तो सीरियल में भी देखे होंगे आपने अच्छे से कि झांसी के जो राजा रहते हैं तो उनका खुद का पुत्र, वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो है महारानी जो है लक्ष्मीबाई, तो वो अपने पुत्र को बनाना चाहती शासक, लेकिन अंग्रेज इसमें सहमति नहीं देते हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसको भी ये लोग इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में उसका भी विलय कर लेते हैं, ठीक है। भाई किसको गोद लेना है नहीं लेना है, किसको राजा बनाना है नहीं बनाना है, भाई ये सब अंग्रेज अपने विवेक पर काम कर रहे हैं। किसी का पैतृक वारिस है, ठीक है, उनके पिताजी की डेथ कर गई है, शासक मर गया है, उसका बेटा है, वो बन सकता है शासक, वो शासन कार्य संभाल सकता है आगे चल कर, लेकिन अभी छोटा है। इनकी नीति चल रही है विस्तारवादी नीति। तो विस्तारवादी नीति के अंदर इनको किसी भी तरह से उसको मिलाना है, इसलिए बोल रहे कि भाई ये तुम्हारा पुत्र है नहीं है, हम डिसाइड करेंगे। भाई ये क्या बात हुई, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ भी आरोप लगा के अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जैसे विलय विपकत की नीति और हड़प नीति, और जिस समय डलहौजी आए, तो इससे पहले भी कुछ गवर्नर जनरल आए, लेकिन इन्होंने उतना तूफान नहीं मचाया। लेकिन जो डलहौजी है, तो ये आते के साथ ही एक के बाद एक हर साल लगभग एक राज्य का विलय करते चल रहे हैं। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि भारत का मानचित्र इतने तीव्र गति से परिवर्तित किया डलहौजी ने, बहुत तीव्र गति से। अब परिवर्तित करने का मतलब ये नहीं है कि भाई भारत का मैप ऐसा है तो इसने इसको ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तीव्र गति का मतलब है कि ये इंडिया का मैप है, यहाँ देसी राज्य, 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 यहाँ ब्रिटिश सेना मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है, ठीक है। इस टाइप से चल रहा है। लेकिन इसने आते के साथ ही इतने सारे राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, इसको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला 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 लिया, और पूरे को मिला के बना दिया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत के मानचित्र को बहुत तीव्र गति से इसने परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है।
तो ये तो हम देख लिए विलय वक्त की नीति, हड़प नीति, गोद निषेध नीति, ठीक है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, यही है गोद निषेध नीति, हड़प नीति, ठीक है। किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे कि इस नीति के अंतर्गत किस किस राज्य को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो हम इधर देखते चलेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे एक एक करके देखते चलेंगे। सतारा, ठीक है, इसी में सतारा भी शामिल था। इसमें जैतपुर, संभलपुर, ठीक, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, इसमें बघाट, बघाट है, इसमें झांसी है, इसमें नागपुर है, ठीक है। तो ये जो है राज्य क्रम से आते चल रहे हैं कि इनको सबको मिला रहा है, तेजी से मिला रहा है। जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, झांसी, नागपुर, भाई तेजी से मिला रहा है और भारत के मानचित्र को इन्होंने तेजी से परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और हाँ, जैसे यहाँ पर एक और था कोई, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर भी था, ठीक है। तो उदयपुर को भी देख लीजिएगा, ठीक। तो ये सभी राज्यों को ये मिलाते चल रहे हैं हड़प नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में, ठीक है। तो हम अब आगे बात करेंगे तो ये तो बात हो गई, हमने कर लिए डलहौजी के नीतियों के बारे में कि कौन सी नीति अपनाया इसने, किस नीति के अंतर्गत किस राज्यों को अपने में विलय किया इनमें। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। जो राज्यों के नाम बताए उन राज्यों के नाम ही याद रख लीजिएगा, उससे ही काम चल जाएगा आपका। अब हम इसके बाद बात करते हैं डलहौजी के कार्यों के बारे में, ठीक है। डलहौजी के कार्य, किसने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे भारतीय समाज पर या भारतीय परिदृश्य में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, चाहे अनजाने में पड़ा लेकिन पड़ा, ठीक है। तो इसने विलय व्यापक या अपनी हड़प नीति या विस्तारवादी नीति, युद्ध के माध्यम से कह लीजिए, शांतिपूर्ण विधि सम्मत तरीके से कह लीजिए, जिन भी राज्यों को इन्होंने विलय किया तो राज्य ऐसे थे, बटे बटे थे। जैसे एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, एक राज्य यहाँ, इन सब का विलय किया और एक ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो इन सब का हो गया एकीकरण, ये एक शासन के अंतर्गत बंध गए, एक शासन में इनका कार्य संचालन होने लगा है, ठीक है, अलग अलग राज्यों का, ठीक। तो भारतीय राजनीतिक एकीकरण जो है भारतीय राजनीतिक एकीकरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक राजनीति के अंतर्गत जोड़ दिया, एक शासन संचालन में कार्य कर रहे हैं पूरे के पूरे राज्य। तो इसने भारतीय राजनीति को या राजनीतिक एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई, ये है इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम इसके कार्य देख रहे हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट में भी है। ऐसा नहीं है कि डलहौजी आया था कि भारत में जाना है और छोटे छोटे राज्य इनको एक करना है जिससे इनका कार्य संचालन अच्छा चले, इनका प्रशासन अच्छा चले, ये सब इसलिए नहीं आया था, लेकिन भले ही अपने फायदे के लिए किया, लेकिन हमें इसका आगे चल के थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक एकीकरण में डलहौजी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो शिक्षा पर भी इसने काफ़ी बल दिया, या शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने कुछ कार्य किए। जैसे इसी के समय में आया था एक उड घोषणा पत्र, उड घोषणा पत्र, ठीक है, 1854 में आया था, ठीक है, उड घोषणा पत्र, ठीक। तो उड घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसमें बात की गई थी कि जो लंदन के विश्वविद्यालय हैं
लंदन के विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ये बात कही गई थी उर्स के घोषणा पत्र में। और ये घोषणा पत्र डलहौजी के काल में आया था, इन्हीं के समय पे आया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका भी हमें कुछ % लाभ मिला। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा देने की बात करें तो हमारे ही फायदे के लिए, नहीं, इनको अपने कार्य संचालन के लिए कुछ शिक्षित वर्ग की ज़रूरत थी। तो अपने फायदे के लिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ते गई है उस हिसाब से इन्होंने कार्य भी किए हैं। और उनके कुछ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय परिक्षेत्र में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई शिक्षा के क्षेत्र में। हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात की जाए तो संचार और परिवहन की बात करेंगे कि संचार और परिवहन के क्षेत्र में इसने क्या काम किया, इसके समय में ऐसे क्या काम हुए जिससे संचार और परिवहन को प्रोत्साहन मिला या थोड़ा बहुत प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो इसमें जैसे देखेंगे हम परिवहन में, देखो आप सबको याद होगा 1853, अप्रैल 1853 है शायद, देखिए एग्जैक्ट डेट भी याद रख लीजिए, जैसे अप्रैल 1853। तो इसमें प्रथम बार पहली बार रेलवे का परिचालन होता है। रेलवे का परिचालन हो रहा है, मतलब रेलवे पहली बार चल रही है, प्रथम बार रेलवे का परिचालन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक आप सब ने रटा होगा, हमको पता है, सबको याद होगा, मुंबई से थाने के बीच, बॉम्बे से थाने के बीच। ठीक है, तो ये सबको याद होगा कि पहली बार रेल यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली। ठीक, और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब हज़ारों किलोमीटर चल गई, दौड़ रही है रेल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल शुरुआती दौर चल रहा है तो ट्रायल पे मान लीजिए कोई, जैसे मुंबई थाने है, मुंबई थाने, बॉम्बे से थाने, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत किलोमीटर दूर के स्टेशन है, वही अपना 2-4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आसपास मुंबई के अंदर ही एक स्टेशन है थाने नाम का। तो वहाँ तक इसका परिचालन हुआ। तो पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन होता है, किसके समय में, डलहौजी के समय में। संचार व्यवस्था के अंतर्गत बात कर लें अगर से तो 1852 में भारतीय तार विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, 1852 में भारतीय तार विभाग की स्थापना होती है डलहौजी के समय में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो 1854 है। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस टिकट जो रहती है, तो टिकटों का परिचालन होता है। ठीक है, जो अपन जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो जो टिकटें लगाते हैं ऊपर, तो उस टिकटों का प्रारंभ कब होता है, 1854 में। आपने अगर कुछ चीज़ पोस्ट किया होगा, अब तो क्या है, फ़ोन का ज़माना आ गया है, फ़ोन पकड़ के मैसेज कर देते हैं, चला जाता है। ठीक है, कोई चीज़ कुरियर करना है, मंगवा लेते हैं, फ़ोन से सब चीज़ हो जा रहा है। लेकिन उस टाइम ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो हमको कोई भी चीज़ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कहीं भेजनी है, ठीक है, तो उसको भेजने के लिए एक टिकट भी आती है, अभी भी आती है, अगर से आपने भेजे होगे तो टिकट आती है, जो अपने कुरियर रहता है उसके ऊपर चिपकाई जाती है। तो उस टिकट का परिचालन 1854 में प्रारंभ हुआ था, किसके समय में, डलहौजी के समय में। ठीक है, अब हम जैसे और इस पर बात करें आगे, तो इसी डलहौजी के समय इसके कार्यों में इसने जो है भारतीय बंदरगाह को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया था। भारतीय बंदरगाह को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया था। जैसे कलकत्ता, मुंबई, कराची, ये बंदरगाह को खोल दिया, ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए। और यही बंदरगाह जैसे कलकत्ता है, कराची और बॉम्बे, तो इन बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था की। प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था करने का मतलब लाइटिंग लगा दी। पहले लाइट नहीं थे तो रात में काम नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, थोड़ा कभी मौसम ख़राब हो गया, दिख नहीं रहा है तो काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। ठीक है, इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए जो इसने इतने सारे काम किए, देखिए काम करने नहीं आया था, लेकिन अनजाने में जब विलय कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो कुछ शासन प्रक्रिया में प्रगतिशील
होने के लिए या अपने कार्य संचालन को अच्छे से चलाने के लिए इसने जो कार्य किए उनका हमारे समाज पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। जैसे रेल प्रारंभ हुई तो रेल से एक दूसरे के क्षेत्र के लोग आपस में जुड़ते गए, अस्पृश्यता की भावना कम हुई, आपसी मेल जोल ये सब बढ़ा, ठीक है, आपसी व्यापार बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें भले अनजाने में हुई। तो इसलिए डलहौजी को इन्हीं सब कार्यों के आधार पर आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डलहौजी को कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा तो डलहौजी को कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिए, डलहौजी की नीतियाँ क्या थी, उसके कार्य, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखे हमने। अब हम इसके बाद आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ समाप्त होती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।